बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल, IUPAC, केमिकल इक्वेशन इत्यादि से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT फिजिक्स की जो मेन पुस्तक है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे सामने चल रहा है 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है NCERT फिजिक्स। अध्याय का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। सूत्र E बराबर एच न्यू, ये V नहीं मानेंगे, एच न्यू, टाइपिंग में इरर है, एच न्यू। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटॉन का उपयोग कीजिए तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम अर्थात विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के लिए, ठीक है, EV के मात्रक में फोटॉन की ऊर्जा निकालिए। फोटॉन ऊर्जा के जो विभिन्न परिणाम आप पाते हैं वे विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोतों से किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। और EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं और नोट डाउन करते हैं, एक एक के लिए हल करेंगे और आपको दिमाग लगाना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में क्या क्या मिलता है। चलिए नोट डाउन करेंगे, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोटॉन की ऊर्जा। और फोटॉन की ऊर्जा हो गई E बराबर एच न्यू, ठीक है। अब देखिए भाई हेडिंग बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गामा किरण के लिए, गामा किरण के लिए क्या है हमको याद होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। गामा किरणों की आवृत्ति क्या होती है उसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे गामा किरणों की आवृत्ति और वो न्यू से प्रदर्शित की जाएगी। ये होती है 3 × 10⁻20 हर्ट्ज, ठीक। अब यहाँ से हम गामा तरंग की ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गामा तरंग की ऊर्जा और ये हमारी कहलाएगी E बराबर एच न्यू। H का मान क्या होता है 6.6 × 10⁻34 गुणे 3 × 10⁻20। अब 36 का 18, 36 का 18 और 1 19, तो ये हो गया 19.8 गुणे 10⁻34 प्लस 20 और 19.8 गुणे 10⁻14 और इकाई क्या लगा दिया जूल। लेकिन ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1.6 का भाग दे देंगे, ठीक है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको 1.6 × 10⁻19 से भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 19.8 × 10⁻14 बटे नीचे हो गया 1.6 × 10⁻19। अब आप देखिए जब हम भाग देते हैं 16 का तो वो भाग कुछ इस तरीके से जाएगा, ये एक एक अंक में ख़त्म हो गया और 16 एकम 16, कितना बचा आपका, ये आपका बचा 3, 16 दूनी 32, अभी कितना बचा 6 और 16 43, ठीक। फिर इसके बाद 12.375 गुणे 10⁻14 प्लस 19 और ये हो गया आपका 12.375
4 सार्थक अंक और कोटि मान के रूप में ले लिया, उन्हें 10 की घात कितना हो जाएगा आपका 5, और ये दशमलव को ख़त्म कर रहे हैं उत्तर के अनुसार, तो 124 गुणे 10 की घात 6 और इकाई लगेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि ये किरणें कहाँ से उद्गमित होती हैं या इसका स्रोत क्या है। तो गामा किरणें तरंग से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, या गामा किरणें नाभिक से उद्गमित होती हैं, तो लिखेंगे गामा किरणें नाभिक से उत्पन्न होती हैं। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि इस सवाल आपको समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं, अगली विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स किरणों के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स किरणों के लिए एक्स किरणों के लिए। अब देखिए एक्स किरणों के लिए क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एक्स तरंग के लिए। ठीक, दोनों चल जाएंगे। तो एक्स किरणों की आवृत्ति नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन किया एक्स तरंगों की आवृत्ति। और ये हमें दी गई है न्यू कहेंगे, और ये है आपकी 3 गुणे 10 की घात 18 हर्ट्ज। अब यहाँ पर एक्स तरंगों की ऊर्जा, और इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे E बराबर एच न्यू। एच का मान रखेंगे 6.6 गुणे 10 की घात -34। ठीक, एच प्लांक नियतांक होता है, उसी की वैल्यू यहाँ पर रखी जा रही है, गुणे 3 गुणे 10 की घात 18। अब ये हो जाएगा आपका 19.8 गुणे 10 की घात। ठीक है, 19.8 गुणे 10 की घात -34 प्लस 18, और 19.8 गुणे 10 की घात कितना -16, और इकाई लगा दी है जूल। अब हम जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1 जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की घात -16 बटे, नीचे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 198 में जब हम 16 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.4। ठीक है, 12.4 गुणे 10 की घात -16 प्लस 19, और ये हो गया आपका 12.4 गुणे 10 की घात 3, और ये हम लोग लिख देंगे 124 गुणे 10 की घात 4। 124 नहीं, 1.24। ठीक है, 1.24 गुणे 10 की घात 4, और इकाई क्या लग गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी लोगों को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गए दशमलव लगाने में। दशमलव यहाँ आएगा, जब दशमलव लेफ्ट राइट टू लेफ्ट फॉरवर्ड होता है तो 10 टू द पावर पॉजिटिव इंक्रीज होती है। चलेंगे आगे। अब ये तो हो गया हमारा आंसर। आपको ये बताना है कि एक्स किरणें कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो आप लिखेंगे कि एक्स किरणें उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स किरणें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले के लिए। अब नंबर आती है अल्ट्रा वायलेट तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट तरंग के लिए। अब आप समझ गए होंगे
यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आवृत्ति किसकी, अल्ट्रावायलेट तरंगों की, इसकी प्रदर्शित की जाएगी न्यू से। ये हो गया आपका 10⁻15 हर्ट्ज़। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा इसकी अल्ट्रावायलेट तरंगों की, E बराबर h न्यू। और ये हो गया 6.6 गुणे 10⁻−34 गुणे 10⁻15 और 6.6 गुणे 10⁻−34 प्लस 15। ठीक, अब ये हो गया आपका 6.6 गुणे 10⁻, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका -19 और इकाई लगा देंगे जूल। अब आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो आपको 1.6 गुणे 10⁻−19 का भाग देना होगा। चलिए भाई, अब हमने यहाँ पर भाग दे दिया 1.6 गुणे 10⁻−19। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये हो गया आपका 66/16, भाग देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रफ कॉपी पे हमने भाग दिया था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है अगला, कि ये कैसे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो हमको बताना है कि परमाणु के उत्तेजित होने से अल्ट्रावायलेट तरंगे उत्पन्न होती है। तो लिखेंगे परमाणु के उत्तेजित होने से अल्ट्रावायलेट तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये अब आगे चलते हैं। अब किसका नंबर है जा समझते हैं। अब हमारा नंबर है दृश्य तरंग के। ठीक है, सबकी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे दृश्य तरंग के लिए अब दृश्य तरंग के लिए क्या हो जाएगी हमारी ऊर्जा, और ये हो जाएगी आपकी वो ऊर्जा कह रहे हैं आवृत्ति। न्यू बराबर, और दृश्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो होती है 6 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज। आप दृश्य तरंग की ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगी ई बराबर हमारी एच न्यू। एच है आपका 6.6 गुणे 10⁻−34 गुणे 6 गुणे 10⁻14। अब हम गुणा करेंगे 6 36 की 6 80 लगा 3 6 36 3 39, तो 39.6 गुणे 10⁻−34 प्लस 14, और ये हो गया आपका 39.6 गुणे 10⁻−20, और इकाई क्या लगा दी हमने जूल। अब हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 39.6 गुणे 10⁻−20 बटे 1.6 गुणे 10⁻−19। आइए भाग देते हैं। जब हम 39.6 में भाग दे रहे हैं 1.6 का, तो हमें मिल रहा है 24.75 गुणे 10⁻−20 प्लस 19, और ये हो गया 24.75 गुणे 10⁻−1। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कितना 2.475 गुणे 10⁻−1 प्लस 1, और 2.475 गुणे 10⁻0, और उत्तर आ गया 2.475, और इकाई हमने लगा दी, और इकाई हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। और हमको ये भी बताना होगा कि इसका उद्गम क्या है। तो उद्गम है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन से ये उत्पन्न होती हैं। तो लिखेंगे कि ये तरंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने से
प्राप्त होती हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले हिस्से की ओर। अब कौन सी तरंगें हमारे हिस्से में पड़ रही हैं दृश्य तरंग के अलावा? अब हमारी पड़ रही हैं कि अवरक्त तरंग, यहां पर लिख देंगे अवरक्त तरंग के लिए बहुत के लिए अब यहां वही लिखेंगे कि अवरक्त तरंग की आवृत्ति, तो यहां पर लिखेंगे आवृत्ति न्यू बराबर, और आवृत्ति न्यू बराबर हो गई आपकी 10⁻13 हर्ट्ज। फिर इसके बाद अवरक्त तरंग की ऊर्जा, शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको, ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, फोटान की ऊर्जा के अनुसार निकालना है तो एच न्यू, ये हो गया आपका 6.6 गुणे 10⁻34 गुणे 10⁻13, और ये हो गया आपका 6.6 गुणे 10⁻34 प्लस 13, ये हो जाएगा आपका 6.6 गुणे 10⁻4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो 6.6 गुणे 10⁻21 और इकाई लगा देंगे जूल। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो ये हो जाएगा आपका 6.6 गुणे 10⁻21 और 1.6 गुणे 10⁻19। अब जब भाग दे करके हम इसे सरल करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो आपको पता है कि कितना आने वाला है आपका, यहाँ पर मिलेगा 4.125 गुणे 10⁻21 प्लस 19, 4.125 गुणे 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा आपसे बार बार अनुरोध है कि कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा। हम रफ कॉपी पे कैलकुलेशन करते हैं, उतनी देर हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसीलिए जो टाइम डेयर है वो आपको समझ में नहीं आता। अब हम लोग क्या करेंगे, ये उत्पन्न कैसे होती हैं, तो भैया ये उत्पन्न होती हैं, ये कौन सी तरंगें, अवरक्त तरंगें, तो अवरक्त तरंगें परमाणु के उत्तेजन से, ठीक है, प्राप्त होती हैं। तो लिखेंगे परमाणु के उत्तेजन से, मतलब उत्तेजित होने के, परमाणु के उत्तेजन से प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद अवरक्त तरंगों के बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अगर हम सोचें तो नंबर आता है माइक्रो तरंग, तो यहाँ पर लिखेंगे माइक्रो तरंगों के लिए। आप देखिए भाई, माइक्रो तरंगों के लिए सबसे पहले तो बात होगी आवृत्ति की, तो माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है न्यू, ये होती है आपकी 10⁻10 हर्ट्ज के बराबर, और इनकी अगर हम ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा ई बराबर हो जाएगा आपका एच न्यू, 6.6 गुणे 10⁻34, ठीक, गुणे 10⁻10, और ये हो गया आपका 6.6 गुणे 10⁻34 प्लस 10, 6.6 गुणे 10⁻24, और इकाई क्या लगा दिया, जूल। इतना हमारा निकल करके आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, तो 1 जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6.6 गुणे 10⁻24 बटे 1.6 गुणे 10⁻19, और ये हो जाएगा आपका 4.125 गुणे 10⁻24 प्लस 19, ये हो गया 4.125 गुणे 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये तरंगे निर्वात नलिका में दोलित धारा से उत्पन्न होती हैं, तो लिखेंगे आंसर कि ये तरंगे निर्वात नलिका में
निर्वात नलिका में दोलित धारा से उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेडियो तरंगों की, तो यहां पर लिखेंगे हेडिंग रेडियो तरंगों के लिए। चलिए रेडियो तरंगों के लिए अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे आवृत्ति। तो ये हो गया आपका आवृत्ति और ये न्यू बराबर कितना 3 × 10⁻8 हर्ट्ज। अब हम यहाँ से निकालते हैं ऊर्जा E बराबर h न्यू। तो 6.6 × 10⁻−34 गुणे 3 × 10⁸ और ये हो गया आपका 19.8 × 10⁻−34 प्लस 8 19.8 × 10⁻−26 और इकाई लगा देंगे जूल। अब हम 19.8 × 10⁻−26 में भाग देंगे 1.6 × 10⁻−19 से और ये आपका आ जाएगा 1.24 × 10⁻−6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये तरंगे उत्पन्न कैसे होती हैं? तो ये तरंगे दोलित धारा से उत्पन्न होती हैं। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सफलतापूर्वक आपने समाप्त कर लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं और उनकी आवृत्ति क्या है, तभी इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब चलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल अनियमित रूप से टाइप हो गया है। सवाल कह रहा है कि एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन कर रहा है। अब करें नंबर 1 तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, नंबर बी दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा, और यह दर्शाइए कि वेक्टर ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व वेक्टर बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमको दी गई हैं उन्हें हम नोट करते हैं। तो डाटा कुछ इस प्रकार से नोट होगा। आ जाइए मेरे साथ बोर्ड की स्क्रीन पर। सबसे पहले लिखेंगे दोलनों की आवृत्ति। और दोलनों की आवृत्ति है दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। फिर इसके बाद साथ में प्रकाश की चाल भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रकाश का वेग और प्रकाश का वेग है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम हमको दिया गया है, वो नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र का आयाम इसे बोलते हैं हम E0। प्रकाश की चाल को तो C बोलते हैं। दोनों की आवृत्ति को न्यू कह दें या स्मॉल f कह दें, दोनों चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 48 वोल्ट प्रति मीटर। अब सबसे पहले ए नंबर आया।
ए नंबर में हमसे कहा जा रहा है कि तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तरंगों की तरंग दैर्ध्य लेम्डा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे न्यू 2 × 10⁻10। 3 में 2 का भाग जाएगा तो 1.5 × 10⁸ माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻2 और इकाई लगा देंगे मीटर। तो एक उत्तर हमारा ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद बी नंबर चलेंगे। तो बी नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि दोलनकारी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोलनकारी और हमने इनको बताया कि दोलनकारी चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो B0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो B0 कुछ ऐसे कर देंगे। अब नीचे लिखेंगे चूँकि हमें पता है कि C बराबर क्या होता है आपका, ये होता है E0 अपॉन B0, सभी लोगों को मालूम है। अब यहाँ से हो गया, हमको B0 निकालना है। तो B0 बराबर E0 अपॉन C। E0 हमें दिया गया 48, C के मान C का जो मान है 3 × 10⁸ है। 3 कम 3 3 18 × 10⁻⁻8। ठीक है, कितना हो गया टेस्ला। अब आंसर शीट से जब आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसे सार्थक अंक के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1.6 और कोटि मान का भी इस्तेमाल करते हुए -7 और इकाई लग दी टेस्ला। तो एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब बात आई सी नंबर की। तो सी नंबर को करते हैं। सी नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र ई की औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र बी के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। चलिए भाई, हम यहाँ पर करेंगे वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। यहाँ पर नोट डाउन किया, वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। ठीक, और ये हो जाएगा आपका UE बराबर 1/4 × ε0 E0 का स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है एक चीज़ कि जो E0 अपॉन B0 होता है वो C के बराबर होता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। क्या करना है हमको कि जब हम इसका रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा कि यहाँ से E0 की वैल्यू निकल आएगी C × B0। अब ये हो गया आपका 1/4 × ε0 C² B0 स्क्वायर। ठीक है, E0 की जगह पे E0 की वैल्यू C × B0 के रूप में रख दी गई है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल ठीक है, और ये चाल हम लोग C कह दें तो चलेगा। ये हो गया 1/√। वैसे हमें V कहना चाहिए था, चूँकि हम यहाँ पर C ऑलरेडी प्रकाश की चाल को दे चुके हैं। अब देखिए भाई, C की ये वैल्यू हम अब समीकरण पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/UE बराबर 1/4 × ε0 इंटू ये हो जाएगा 1/√μ0 × E0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा B0 स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/4 × ε0 1/μ0 E0 × B0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सुनियोजित कर देते हैं। 1/4 UE बराबर 1/4 और ये हो जाएगा
1/4 ये हो जाएगा आपका B0 का स्क्वायर अपॉन μ0। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। इतनी चीज़ें सभी को समझ में आ गई हैं। आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही होगी और सवाल को बेहतर तरीके से आपने एब्जर्व कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान रखिएगा, ये आपस में कट गए हैं। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो UE है वो हमारा किसके बराबर हो गया? म्यू बी के बराबर हो गया। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे आता स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के समान होती है। ये आपका आंसर हुआ। आई थिंक कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सरसाइज को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, केमिकल इक्वेशन, डेरिवेशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।